हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसे समझना आपके लिए मुश्किल हो गया है, या फिर लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, या फिर एग्जाम के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किनको क्या सबसे पहले कौन सी चीजों को क्लियर करना चाहिए, फिर कौन सी चीजों को बाद में पढ़ना चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। यहाँ हर लेक्चर को हम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपके लिए लेकर आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमारा फोकस सिर्फ आपको सिलेबस कवर कराना नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझाना होता है कि आप उन्हें आसानी से याद रख सके और अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंटली तरीके से उसे लिख कर आ सके। चाहे आप असाइनमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप टर्म एंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी और टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो का मकसद यही है यहाँ पे कि आपकी पढ़ाई को सिंपल और इफेक्टिव बनाना। तो इस चैनल पर आपको रेगुलर लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, एग्जाम टिप, प्रैक्टिकल गाइडेंस और साथ ही साथ इग्नू की सारी डेली अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई को बिना अननेसेसरी कंफ्यूजन तरीके से सीधा और सिंपल तरीके से समझना चाहिए, तो जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी लेक्चर के वीडियो टैब पर सबसे पहले मिल जाए। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और हाँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारा जो चैनल है उसका नेम है यहाँ पे इग्नू सिंप्लीफाइड। आप यहाँ पे जाएंगे, सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, देन बेल आइकन को जब यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारी इग्नू से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स जो है, कंफ्यूजन जो है, आपकी जो भी अपडेट्स है इग्नू की, आपको यहाँ पे मिलती है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपकी एक सीरीज भी स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, लेक्चर्स की। सभी पेपर कोड्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इग्नू में जितने भी आपके पेपर कोड्स हैं, जिनमें से यहाँ पे मैंने अभी आपका जो BSOC 134 जो है, इसका एक लेक्चर यहाँ पे अपलोड करा था। ठीक उसी तरीके से हम सारे जितने भी आपके BAG में पेपर कोड है उनको सभी को कवर करेंगे। अगर आपको भी हमारा जो कंटेंट है, जो आपको भी हमारा स्टडी मटेरियल जो है, आपके लिए जो भी नोट्स हमने यहाँ पे प्रिपेयर करे, अगर आपको वो पसंद आते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट भेजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको अभी कोई भी डाउट है किसी भी पेपर कोड को लेकर, अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं, आपको भी समझ में नहीं आता, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने पेपर कोड को। हम उसके भी नोट्स जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये सारे जो नोट्स है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप जो है मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी जो नोट्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो आपको ग्रुप में मिलने वाले हैं, जिनका कोई भी यहाँ से आपसे चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम लोग जो है आपके लिए यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BAG सोशियोलॉजी का सेमेस्टर 5 का इग्नू में जो आपका सब्जेक्ट है, यानी पेपर कोड जो है BSOC 141, जिसको हम नगरीय समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसके लिए मैं जो आपका दिसंबर सेशन जो है, दिसंबर सेशन एग्जाम के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसको मैंने यहाँ पे PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर जो है, इनको एनालाइज करके ही यहाँ पे सिलेक्ट करा है। कोई भी रैंडम यहाँ पे आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा रैंडमली, कोई भी गेस्ट पेपर पे यहाँ पे वर्क नहीं है, ठीक है। ओनली यहाँ पे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज यहाँ पे मैंने करा है। देन उसके बाद ही यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करा है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा बेहतर हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड BSOC 101 यानी नगरीय समाज शास्त्र, ये सोशियोलॉजी का आपका 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नगरीय समाज शास्त्र के बारे में, यानी नगरीय समाज क्या होता है, नगरीयकरण क्या होता है, नगरीय संरचना क्या होती है, समुदाय संबंध, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो ये है कि शहरी समुदाय यानी आपका अर्बन कम्युनिटी, जिसको हम नगरीय समुदाय या नगरीय समाज शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं शहरी समुदाय की, तो सबसे पहले इग्नू के अंदर ना आपको यहाँ पे 3 फॉर्मेट में अपना आंसर यहाँ पे कवर करना होता है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रो देना होता है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो आंसर का मुख्य भाग जो है वो लिखना होता है। तो चलिए समझते हैं इसकी विशेषताओं को। समझने से पहले हम ये जानते हैं कि शहरी समुदाय क्या होता है। तो देखो, छोटा सा परिचय मैंने यहाँ पे लिखा है शहरी समुदाय के ऊपर। तो देखो, शहरी समुदाय जो है वो
वो समुदाय होता है, ऐसी कम्युनिटी होती है जहाँ पे बड़ी जनसंख्या में या फिर हम कह सकते हैं उच्च जनसंख्या घनत्व वाले जो विविध सामाजिक समूह तथा आधुनिक जीवन शैली देखने को हमें यहाँ पे मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शहरी समुदाय यानी अर्बन आपकी जो कम्युनिटी है उसको हम यहाँ पे कहते हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र में ना शहरी समुदाय की जो विशेषता है वो बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रमुख केंद्र यहाँ पे मानी जाती है। यानी नगरीय समाजशास्त्र की अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें तो इसमें आपका शहरी समुदाय जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको औद्योगिकीकरण देखने को मिलता है, साथ ही आपको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को यहाँ पे मिलता है। नगरीयकरण यानी कि आपका नगरीयकरण देखने को मिलता है, और साथ में आपका जो वैश्वीकरण जो है इसके कारण भी जो भी आपके शहरी समुदाय है इनका बहुत तेजी से विकास हुआ है, जिससे इनके स्वरूप और विशेषताओं में निरंतर जो परिवर्तन है वो आता गया है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कह देते हैं, शहरी समुदाय कह देते हैं। ठीक है, शहरी समुदाय क्लियर हो गया कि जहां पे बहुत बड़ी जनसंख्या वाले, ठीक है, विविध सामाजिक समूह रहते हैं, अलग अलग सामाजिक समूह रहते हैं, और जिनकी मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है यानी आधुनिक जीवन शैली जब हमें देखने को मिलती है वही आपका शहरी समुदाय यहाँ पे कहलाता है। और नगरीय समाजशास्त्र में शहरी समुदाय जो होता है आपका वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी की वजह से ही आपका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का जो ये केंद्र है ये माना जाता है। इसी की वजह से ही आपका औद्योगिकीकरण, ठीक है, नगरीकरण और वैश्वीकरण की वजह से ही यहाँ पे शहरी समुदायों का बहुत तेजी से विकास हुआ है। तो चलिए समझते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखो, अगर हम पहली विशेषता की यहाँ पे बात करें ना, तो पहली विशेषता यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या रखी है कि बड़ी एवं विविध जनसंख्या। यानी शहरी समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसकी जो जनसंख्या है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, यानी लार्ज पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तथा सामाजिक विविधता भी देखने को मिलती है, यानी सोशल डाइवर्सिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें आपको अलग अलग धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं। जाति, भाषा, संस्कृति, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो है एक साथ यहाँ पे निवास करते हैं, वही आपका शहरी समुदाय यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो ये जो विविधता है ना वो आपकी सामाजिक सहिष्णुता को बढ़ाती है, लेकिन कई बार हमें इसके बीच में कुछ सांस्कृतिक संघर्ष देखने को भी मिलते हैं। तो ये क्या थी, सबसे पहली बड़ी विशेषता थी, क्या थी आपकी शहरी समुदाय की, कि बड़ी और विविध जनसंख्या। यानी शहरी समुदाय में हमें बहुत बड़ी जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं। वहीं आपकी दूसरी विशेषता क्या कहती है कि औपचारिक सामाजिक संबंध। औपचारिक सामाजिक संबंध की बात करें तो यहाँ पे जो आपका शहरी समुदाय है ना इसमें ज्यादातर आपके सामाजिक संबंध जो थे वो यहाँ पे आपके फॉर्मल रिलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ज्यादातर ना आपके शहरी समुदाय में आपको फॉर्मल रिलेशन देखने को मिलेंगे, यानी औपचारिक रिलेशन जो है, आपके औपचारिक संबंध जो है वो देखने को मिलेंगे। वही आपके सेकेंडरी रिलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो लोग हैं ना वो निकटता की अपेक्षा अपने कार्य और व्यवसाय को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शहरी समुदाय के अंदर एक औपचारिक संबंध देखने को भी मिलता है। वही अगर हम कुछ ऐसे समाजशास्त्रियों की बात करें तो उनका यहाँ पे क्या कहना है, तो यहाँ पे आपके जो लुईस वर्थ है इन्होंने अपना एक प्रसिद्ध प्रिंसिपल यहाँ पे दिया था जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। इन्होंने क्या बताया था कि जो आपका शहरी जीवन जो है ना, शहरी जीवन में संबंध अधिक और अस्थायी और औपचारिक उद्देश्य आधारित होते हैं। यानी जितने भी आपके शहरी जीवन होते हैं ना उसमें आपके जितने भी रिलेशन बनते हैं, ठीक है, जितने भी संबंध यहाँ पे होते हैं वो अस्थायी रूप से होते हैं और औपचारिक उद्देश्यों पर ये ज्यादातर आधारित होते हैं, यानी फॉर्मल रिलेशन पे ये बेस्ड होते हैं। वही आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि सामाजिक गतिशीलता एवं व्यक्तिवाद। तो देखो, शहरी समुदाय में ना सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो ये बहुत ज्यादा होती है, यानी व्यक्ति अपनी योग्यता, एबिलिटी, एजुकेशन, ठीक है, स्किल्स के आधार पर ही यहाँ पे क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक उन्नति यहाँ पे करता है। यानी सामाजिक गतिशीलता भी हमें व्यक्तिवाद में देखने को मिलती है। अब ये व्यक्तिवाद की अगर हम बात करें यानी इंडिविजुअलिज्म की अगर हम बात करें तो इसकी भावना हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग आत्मनिर्भर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने करियर और जीवन लक्ष्यों को ज्यादातर यहाँ पे प्रायोरिटीज देते हैं, यानी प्राथमिकता यहाँ पे देते हैं। तो तीसरी विशेषता आपकी ये कहती है। वही चौथी विशेषता की बात करें तो आधुनिक जीवन शैली एवं सुविधाएं, यानी शहरी समुदाय में ना आपको ज्यादातर मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बैंकिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी जैसी जितनी भी आपकी सुविधाएं है ना ये देखने को मिलती है। यहाँ पे ज्यादातर आपको उद्योग, व्यापार और जो आपकी सेवा सर्विस जो है, ठीक है, या हम कह सकते हैं सर्विस सेक्टर जो है यहाँ पे ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। और इसी के कारण जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर होता जाता है और रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा अवसर आपको देखने को मिलते हैं शहरीकरण में, ठीक है, या हम कह सकते हैं शहरी समुदाय में।
वही आपकी पांचवी विशेषता क्या कहती है कि सामाजिक समस्याएं भी कुछ होती हैं शहरी समुदायों के सामने, वो कौन कौन सी होती हैं इसको भी जान लेते हैं। तो देखो, शहरी समुदाय के सामने अगर हम यहाँ पे बात करें समस्याओं की, सामाजिक समस्याओं की, तो अनेक सामाजिक समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। जैसे आपका शहरी गरीबी है, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियां यानी जो स्लम एरियाज है, ठीक है, बेरोजगारी है, प्रदूषण है, ट्रैफिक जाम है, अपराध है, पर्यावरण समस्या, ये सारी क्या है आपकी सामाजिक समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है शहरी समुदाय में। वही अगर हम एक फेमस समाजशास्त्र की बात करें, ठीक है, वो कौन है आपके रॉबर्ट ई पार्क। इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि शहर के अंदर ना सामाजिक परिवर्तन, यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की प्रयोगशाला इन्होंने यहाँ पे माना, जहां विकास के साथ साथ आपके समाज के सामने चुनौतियां भी बहुत होती है। यानी रॉबर्ट ई यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि शहर के अंदर ना जो भी आपके सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसे हम एक तरीके से लैब मान सकते हैं, ठीक है, एक प्रयोगशाला मान सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आपको सामाजिक चुनौतियां जो है वो भी देखने को यहाँ पे मिलती है। वही अगर इस लाइन को हम एक उदाहरण से समझे, तो उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाए। तो देखो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे जितने भी आपके महानगर है ना, महानगर शहरी समुदाय के ये प्रमुख उदाहरण है। यानी दिल्ली के अंदर भी आपको एक बड़ी जनसंख्या देखने को मिलती है, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, ये सारे हमारे किस में आते हैं, महानगरों में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ विभिन्न राज्य और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे आके रहते हैं। तो आधुनिक सेवाओं यानी आपकी मॉडर्न सर्विसेज जो है, इसके साथ साथ आपको ट्रैफिक, प्रदूषण, आवास, इन सब की कमियां भी यहाँ पे देखने को मिलती है और सामाजिक असमानताएं भी देखने को यहाँ पे आपको मिलती है। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष को भी एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि जितने भी आपका शहरी समुदाय जो है, ठीक है, शहरी समुदाय की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे निष्कर्ष से हमें क्या समझ में आता है कि शहरी समुदाय जो है आपके, वो आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यानी कि जितने भी आपके शहरी समुदाय हैं, जो भी अभी तक हमने ऊपर महानगर पढ़े, ये क्या है आपका एक आधुनिक समाज का अंग है, एक मॉडर्न सोसाइटी का एक पार्ट है, ठीक है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है जो भी हमने डिस्कस करी है, ठीक है, जैसे बड़ी जनसंख्या है, सामाजिक विविधता है, औपचारिक संबंध है, व्यक्तिवाद है, आधुनिक जीवन शैली है। तो ये सारी क्या है, इसकी विशेषता है। वहीं अगर हम बात करें शहरी समुदाय के विकास और उसके अवसर की, तो ये देखो, शहरी समुदाय जो है आपका, वो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज भी देता है, ठीक है, यानी कि विकास और अवसर भी यहाँ पे प्रदान करता है। फिर भी आपका जो सतत शहरी नियोजन जो है, अर्बन प्लानिंग जो है वो, और जो आपका सामाजिक समरता जो है, इसके माध्यम से कई ऐसी समस्याएं जो है जिनकी हम पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न जो था वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। वही अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है आपका, वो क्या कहता है कि वैश्वीकरण यानी आपका ग्लोबलाइजेशन का जो शहरों के अंदर जो विकास पर जो प्रभाव है वो क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का शहरों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें इस प्रश्न में ये बताना है। वही एक छोटे से इंट्रो से समझे तो अब ये ग्लोबलाइजेशन यानी आपका वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखो, ये एक पूरा ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों के बीच में यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी रिलेशन जो है, संबंध जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका परिणाम क्या होता है कि शहरों का विकास होता है, निवेश बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, और साथ में आपकी जितनी भी आधुनिक तकनीकें हैं वो भी यहाँ पे आपको उनका भी विस्तार होता हुआ देखने को मिलता है, और साथ में ये प्रमुख केंद्र भी बनते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो 1991 के में ना जो आपका आर्थिक उदारीकरण जो था, इसके बाद वैश्वीकरण ने ना शहरी विकास को एक नई दिशा दी थी, और महानगरों के विकास स्वरूप में यहाँ पे जो व्यापक चेंजेस जो है, जो परिवर्तन जो है हमें देखने को मिले। यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैश्वीकरण मैंने आपको बता दिया कि विश्व के अलग अलग देशों के बीच में जब आपके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों का विस्तार होता है, वही आपका वैश्वीकरण यहाँ पे कहलाता है, जिसका परिणाम यहाँ पे क्या निकलता है कि ये शहरों का विकास भी करता है, हमारे जो व्यापार जो है उसको भी बढ़ाता है, उद्योग, निवेश, आधुनिक तकनीकें, जितनी भी ये सारी चीजें होती है इसको बढ़ाता है। वही अगर हम भारत के अंदर वैश्वीकरण की बात करें तो भारत के अंदर वैश्वीकरण की जो शुरुआत थी ना, वो आपकी 1991 के आर्थिक उदारीकरण की नीति से हुई थी, ठीक है। और इसने बाद में चल के क्या करा कि शहरी विकास को एक नई दिशा दी। तो चलिए इसको समझते हैं, अब इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि आर्थिक विकास एवं रोजगार पर प्रभाव, यानी वैश्वीकरण का आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो आपका है, और जो आपकी जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है, इस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, वैश्वीकरण के कारण ना
विदेशी निवेश यानी आपका जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, इसमें बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट हुआ, बहुत तेजी से यहाँ पे वृद्धि हुई, जिससे आपके जो भी उद्योग थे, जो भी आपकी सूचना प्रौद्योगिकी थी यानी आपका आईटी जो थी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में बहुत तेजी से हमें विकास देखने को मिला। चाहे फिर हम पर्यटन की बात करें या सर्विस उसकी बात करें, ठीक है, सर्विस सेक्टर की यानी आपकी सेवा क्षेत्र की बात करें या फिर आपकी बैंकिंग की बात करें, तो वैश्वीकरण की वजह से इन सबका ही जो यहाँ पे विकास है बहुत तेजी से हुआ। अब इसका परिणाम क्या निकला कि शहरों में आपके जो भी रोजगार थे, रोजगार के नए अवसर यहाँ पे आपको मिले, लोगों की इनकम बढ़ी, जीवन का जो स्तर था वो भी उसमें भी सुधार हुआ, ठीक है। और बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे जितने भी आपके शहर है ना, इसमें आईटी एक कॉर्पोरेट पे जो केंद्र है, इसमें भी उसका विकास हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यानी सेकंड प्रभाव की बात करते हैं। सेकंड प्रभाव यहाँ पे क्या होता है कि शहरी आधारभूत संरचना का विकास, यानी वैश्वीकरण के कारण जो भी आपके शहरों में जो आधारभूत संरचनाएं जो है ना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। यानी वैश्वीकरण के प्रभाव से शहरों में आपका जो आधुनिक अवसंरचना जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इसका भी विकास हमें देखने को मिला। यानी आपके मेट्रो है, रेल है, एक्सप्रेसवे है, हवाई अड्डे है, शॉपिंग मॉल है, स्मार्ट सिटी, डिजिटल सेवाएं है, आधुनिक संचार व्यवस्था है, इन सबका भी डेवलपमेंट हमें होता हुआ दिखा, यानी कि इन सबका विकास होता हुआ हमें नजर आया। वही भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की जो स्मार्ट सिटी मिशन जो है और जो आपका अलग अलग जो योजनाएं हैं, ये पहले से ही वैश्वीकरण से प्रेरित थी, इसलिए इन्होंने आधुनिक शहरी जो आपका विकास है इसके भी उसको उदाहरण यहाँ पे माना जाता है। वही तीसरा प्रभाव आपका क्या कहता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, यानी वैश्वीकरण के कारण ना हम विभिन्न संस्कृतियों का जो यहाँ पे आदान प्रदान है वो भी करते हैं, यानी एक्सचेंज करते हैं, यानी अलग अलग देशों की जो जीवन शैली है वो भी अपनाते हैं लोग। यहाँ पे खान पान, पहनावा और कार्य संस्कृति, इन सब में भी बहुत चेंजेस हमें देखने को मिली। वही आपके यहाँ पे फेमस जो समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैश्वीकरण ने ना समाजों को एक दूसरे के निकट से जोड़ा है, यानी एक दूसरे को यहाँ पे जोड़ा है ग्लोबलाइजेशन ने, ठीक है। और इसी के कारण आपकी जो आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न एजुकेशन जो है, टेक्नोलॉजी जो है, इन सबको भी यहाँ पे बढ़ावा मिला है, यानी सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी हमें वैश्वीकरण ने यहाँ पे जोड़ने में मदद करी है। वही आपका चौथा पॉइंट यानी चौथा प्रभाव यहाँ पे क्या कहता है कि शहरी समस्या एक चुनौती, यानी वैश्वीकरण के साथ साथ अनेकों जो चुनौतियां हैं वो सामने आई है। शहरी गरीबी यानी आपकी जो अर्बन पॉवर्टी जो है और आर्थिक असमानता जो है, महंगे आवास, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार, कई ऐसे शहरों में यहाँ पे बढ़ावा देखने को हमें मिला है। यानी शहरी समस्याएं भी कुछ देखने को मिली है और कुछ चुनौतियां भी देखने को मिली है, जिनमें से आपकी शहरी गरीबी है, ठीक है, आर्थिक असमानता है, महंगे आवास है, ठीक है, ट्रैफिक जाम है, प्रदूषण है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, इन सबका भी कई जो ऐसी समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं वो हमें देखने को मिली। तो तेजी से बढ़ते जो आपका औद्योगिकीकरण है, इसकी वजह से जनसंख्या के कारण ना पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यानी जो भी हमारा यहाँ पे औद्योगिकीकरण है, जो भी यहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं, जो भी आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एनवायरमेंट पे प्रभाव पड़ा है। अब इसी नकारात्मक प्रभाव को बैलेंस करने के लिए ना यहाँ पे जो है आपका सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसकी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ी है, यानी इसी की आवश्यकता हमें पड़ी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आगे हम जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वही आपका पांचवा प्रभाव यहाँ पे क्या कहता है कि भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, यानी भारत के नजरिए से अगर हम देखें, भारत में देखें तो वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखो, भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे जितने भी आपके शहर है ना, इसमें वैश्वीकरण के कारण बहुत सारे हमें लाभ देखने को मिले। यानी इन शहरों में जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी एमएनसीज जो है, इनकी स्थापना यहाँ पे की गई, आईटी उद्योग का यहाँ पे विस्तार हुआ और वैश्विक व्यापार जो है आपके, इसमें भी वृद्धि हुई। इससे आपकी आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन सामाजिक असमानता और संसाधन पे भी आपका यहाँ पे दबाव हमें देखने को मिला। यानी आपका व्यापार में वृद्धि तो हुई, विकास तो हुआ, लेकिन वही आपका जो सामाजिक असमानता है, सोशल अनइक्वालिटी जो है, और जो आपके रिसोर्सेज जो है, इस पे भी एक तरीके का प्रेशर हमें देखने को मिला। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। तो देखो, बेंगलुरु को ना यहाँ पे भारत की आईटी राजधानी यानी आईटी कैपिटल यहाँ पे कहा जाता है बेंगलुरु को, इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी वैश्विक कंपनियां है ना, इनकी स्थापना से लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला है। वही आपकी मुंबई के अंदर जो आपकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और गतिविधियां जो है, वित्तीय गतिविधियां जो है, मुंबई आपका वो शहर बन गया है, वित्तीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बन गया है।
अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है, तो देखो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि वैश्वीकरण ने ना शहरों के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास को एक नई गति प्रदान करी है। इससे रोजगार के अवसर भी मिले हमें, ठीक है, निवेश, आधुनिक सुविधाओं में भी वृद्धि हुई, लेकिन साथ में आपकी असमानता भी बढ़ी है, प्रदूषण भी बढ़ा है, शहरी समस्याएं भी बढ़ी है। इसलिए समावेशी एवं आपका सतत शहरी नियोजन जो है, आपका अर्बन प्लानिंग जो है, इसके माध्यम से हम वैश्वीकरण के जितने भी लाभ है ना, उसको सभी नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। यानी जहां वैश्वीकरण के हमें कुछ लाभ देखने को मिले, वहां हमें इसके कुछ जो आपके हम कह सकते हैं जो समस्याएं हैं वो भी देखने को मिली है, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ। वही आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि शहरी नियोजन का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शहरी नियोजन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे बात करें शहरी नियोजन की, तो देखो शहरी नियोजन जो है ना आपका, वो क्या है यहाँ पे, शहरी नियोजन के अगर हम यहाँ पे एक छोटे से इंट्रो से समझे, तो शहरी नियोजन आपकी एक सुनियोजित पूरी प्रक्रिया होती है, यानी एक प्लानिंग होती है, जिसके माध्यम से ना हम शहरों के विकास के बारे में, भूमि उपयोग, पर्यावरण, ठीक है, और आपका आवास, जल आपूर्ति, ठीक है, स्वच्छता और अन्य नागरिकों का जो सुविधाएं हैं, उसे हम वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, शहरी नियोजन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते नगरीकरण की अगर हम बात करें, तो बढ़ते नगरीकरण और जनसंख्या के कारण ना शहरों में अनेक समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। इसलिए संतुलित, व्यवस्थित और सतत विकास, यानी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ रही है शहरी नियोजन करते समय। तो यानी जैसे जैसे आपके नगरों का विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जितने भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, ठीक है, पर्यावरण से मिलने वाले जितने भी संसाधन है, उनको भी बैलेंस करके हमें यहाँ पे चलना है, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी जो जनरेशन है उसका भी वो लाभ उठा सके, ठीक है, वो जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पे लाभ उठा सके। तो इसलिए ना यहाँ पे आपको संतुलित, व्यवस्थित और सतत विकास की यहाँ पे जरूरत पड़ती है शहरी नियोजन करते समय। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं शहरी नियोजन के अर्थ की। तो देखो शहरी नियोजन की अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो शहरों के वर्तमान एवं भविष्य के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से भूमि, संसाधन और सार्वजनिक सुविधाओं का यहाँ पे उपयोग करना, ठीक है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक जीवन यहाँ पे प्रदान करना। समाजशास्त्र के अनुसार अगर हम देखें, तो देखो शहरी नियोजन केवल आपका भौतिक विकास नहीं है, भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण विकास को भी यहाँ पे समान महत्व देता है। यानी शहरीकरण नियोजन, जो शहरी नियोजन है, इसका अर्थ क्या है कि वर्तमान और भविष्य दोनों की ही विकास की आवश्यकताओं में हम ध्यान रखें। यानी जो भी आज हम यहाँ पे पर्यावरण के जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे जो भी हमें यहाँ पे जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो आपका पानी हो, भूमि हो, ठीक है, और पेड़ हो, जो भी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है ना पर्यावरण से, उसका हम यूज इस तरीके से करें कि हमारी वर्तमान की भी आवश्यकता पूरी हो जाए, ठीक है, भविष्य में भी आवश्यकता यहाँ पे पूरी हो जाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे योजना बनानी है, एक प्लानिंग बनानी है कि भूमि, संसाधन और जितनी भी हमारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, इनका हम वर्तमान यानी प्रेजेंट में भी यूज कर सके और इन फ्यूचर भी हम इसका यूज कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे शहरी नियोजीकरण का जो उद्देश्य है वो क्या है कि नागरिकों को यहाँ पे सुरक्षित रखना, ठीक है, स्वच्छ रखना और उनको एक सुविधाजनक जीवन यहाँ पे देना। वही समाजशास्त्र के प्रोस्पेक्टिव से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सोशियोलॉजी क्या कहती है कि भाई शहरी नियोजन ना केवल आपका भौतिक विकास नहीं है, बल्कि पूरे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को भी ये सेम इंपॉर्टेंस यहाँ पे देता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके अगले पॉइंट की कि शहरी नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखो शहरी नियोजन के उद्देश्य की यहाँ पे बात करें ना, तो शहरी नियोजन जो है आपका, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को बेहतर आवास, यानी कि आपका हाउसिंग, आवास का मतलब होता है यहाँ पे हाउसिंग, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, स्वच्छ पेयजल यानी कि आपका पीने लायक पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन, पार्क, अन्य मूलभूत सुविधाएं, ये सारी की सारी चीजें उन्हें उपलब्ध कराना, ठीक है। बेसिकली शहरी नियोजन का उद्देश्य क्या है कि सभी नागरिकों को यहाँ पे बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है जीवन जीने के लिए मूलभूत जो आपकी सुविधाएं है वो उपलब्ध कराना। और इसी के अतिरिक्त अगर हम बात करें यातायात व्यवस्था की, तो इसको सुचारू बनाना, प्रदूषण को कंट्रोल करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और शहर
शहरों का संतुलित विकास भी यहाँ पे करना, ये सब क्या है, इसका शहरी नियोजीकरण का उद्देश्य है या शहरी नियोजन का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है शहरी नियोजन का। तो देखो, शहरी नियोजन के अगर हम महत्व की बात करें ना, तो आज के समय में ना तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण जितने भी आपके शहर हैं, शहरों में झुग्गी झोपड़ियां यानी स्लम एरियाज जो है, ठीक है, वो ट्रैफिक जाम हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, आवास की कमी है, जल संकट जैसी जितनी भी आपकी समस्याएं है ना, ये हो रही है। तो इसलिए हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए या इन समस्याओं को यहाँ पे कम करने के लिए ना एक प्रभावी शहरी नियोजन बनाना पड़ता है, ताकि इस पे हम एक कंट्रोल पा सके, एक नियंत्रण पा सके जितनी भी हमारी वर्तमान में समस्या है जो शहरीकरण के कारण यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये जो है आपका आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है, शहरी नियोजन जो है आपका, वो आर्थिक विकास को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, निवेश को भी बढ़ा रहा है, नागरिकों के जीवन स्तर को भी यहाँ पे सुधार ला रहा है, बेहतर बना रहा है, और साथ में जो भी आपकी प्राकृतिक संसाधन है इसको भी बैलेंस रूप से यहाँ पे किस तरीके से आपको यूज करना है वो भी बताता है। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारत में शहरी नियोजन की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर शहरी नियोजन जो है वो आपका किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है या हुआ है। ठीक है, तो देखो, भारत में ना स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम बात करें या फिर अलग अलग जो आपकी योजनाएं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ठीक है, और विभिन्न जो आपके मास्टर प्लान जो शहरी योजना जो है, इस सब के क्या है, ये उदाहरण है। यानी भारत के अंदर कुछ ऐसी आपकी शहरी योजनाएं जो है वो चलाई गई है नियोजन के लिए, और इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है कि आधुनिक, स्वच्छ और सुरक्षित शहरों का यहाँ पे विकास करना। वही अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली की, अहमदाबाद की, इंदौर की, पुणे की, तो ये सारे शहर जो है आपके स्मार्ट पर्यावरण, ठीक है, डिजिटल सेवाओं और हरित क्षेत्रों के विकास पर सबसे ज्यादा इसमें ध्यान दिया जा रहा है। तो भारत के अंदर आपको शहरी नियोजन जो है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, शहरी नियोजन के सामने जो भी आपकी चुनौतियां हैं और जो भी समस्या है उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, शहरी नियोजन के सामने ना अनियोजित शहरीकरण है, ठीक है, कोई भी प्लानिंग नहीं है यहाँ पे, बढ़ती जनसंख्या है, भूमि की कमी है, प्रदूषण है, वित्तीय संसाधनों की कमी है, प्रशासनिक समस्या है, ये सब क्या है शहरी नियोजन के सामने यहाँ पे आपकी प्रमुख जो चुनौतियां हैं या जो समस्या है वो देखने को हमें मिलती है। तो अब इन समस्याओं के समाधान के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, जन भागीदारी कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए। वही आपका आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स का या डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आपकी है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है आपकी, इसका यूज कर सकते हैं, प्रभावी प्रशासन बना सकते हैं, ठीक है। वही आपका पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालीन विकास की योजनाओं को हम यहाँ पे अपना भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अगर हम पूरा एक नियोजन करेंगे, पूरी एक प्लानिंग बनाएंगे तो हम सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। वही एक छोटे से उदाहरण से समझे तो यहाँ पे देखो, उदाहरण क्या कहता है कि इंदौर में जो आपका स्वच्छता अभियान है, आपने देखा होगा इंदौर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वच्छ कैटेगरी में यहाँ पे आता है सभी शहरों में से, ठीक है। तो यहाँ पे इंदौर में स्वच्छता अभियान, दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क, गुजरात में आपका गिफ्ट सिटी जैसी जितनी भी आपकी परियोजनाएं हैं, जितनी भी यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे आपकी परियोजनाएं, कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, ये सब क्या है आपके सफल नियोजन के प्रमुख उदाहरण है। इनसे जो आपकी नागरिकों की सुविधाओं में जो सुधार है और जो आर्थिक विकास है, इसको बढ़ावा मिलता है। तो देखो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ना आपके लिए इसलिए एड ऑन करा है, और ये एग्जाम्पल जो है वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है, यानी प्रेजेंट में अभी जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है सारी चीजें उससे रिलेटेड है। जैसे इंदौर के अंदर आपको स्वच्छता अभियान देखने को मिला, दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क यहाँ पे बिछाए जा रहे हैं, गुजरात को यहाँ पे गिफ्ट सिटी जैसी जितनी भी आपकी परियोजनाएं वो दी जा रही है। तो ये सब मैंने एग्जाम्पल रियल वाले इसलिए डाले हैं ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर जब भी आंसर लिख कर आए तो इस तरीके से लिख कर आए कि जो वहाँ का जो एग्जामिनर जो है, जो आपकी कॉपी यहाँ पे चेक करे, जो यहाँ पे आपकी कॉपी को पढ़े, उसको लगे कि हाँ आपने कुछ यहाँ पे लिखा है, मतलब कुछ नहीं, वहां पे आपने इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करा है कि आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने ही चाहिए। एक सेटिस्फेक्शन वाले जो मार्क्स जो है आपके सेटिस्फाई वाले, या हम कह सकते हैं एक अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैंने आपके जो आंसर जो है उसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से रियल वाले एड ऑन करे हैं। और ये चीज आप नोटिस कर लीजिएगा, यूट्यूब के अंदर जितने भी आपके अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहां पे ये चीज आपको ना वहां पे कहीं और किसी कंटेंट में देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज मैंने यहाँ पे एक नई एड ऑन करी है ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बना रहे और वो यहाँ पे करंट अफेयर से भी यहाँ पे कनेक्ट रहे कि रिसेंटली हमारे
चीजें जो है वो किस तरीके से चल रही हैं, वहीं आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए आपको ये एग्जांपल जरूर लिख कर आना एग्जामिनर के ऊपर, इससे ना बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो देखो, शहरी नियोजन जो है ना, वो आधुनिक शहरों की संतुलित और समावेशी विकास का एक बेस होता है। जैसा हमने पढ़ा, शहरी नियोजन जो है वो आपके मॉडर्न जितनी भी आपकी सिटीज जो है, आधुनिक शहर जो है, इसके लिए एक संतुलित और समावेशी विकास का ये बेस होता है। यह नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता देता है, सुरक्षित वातावरण देता है, आधुनिक सुविधाएं देता है और बढ़ते नगरीकरण की जो भी चुनौतियां हैं, इसके प्रभाव जो है इसका समाधान करता है। और सहभागी सतत शहरी नियोजन भी, यानी आपका सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के माध्यम से भी ये संभव हो पाता है। ठीक है, अब इसी के साथ आपका जो प्रश्न नंबर 3 जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जो नोट्स बनाऊं उसको और भी ज्यादा मैं यहाँ पे बेटर बनाऊं आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके अंदर भी मैं कुछ ना कुछ नया एड ऑन करूंगी, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज हो, साथ में आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाए। साथ में अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की। यहाँ पे आपका लास्ट जो एक क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि नगरीय समाजशास्त्र यानी आपका अर्बन सोशियोलॉजी का अर्थ बता दो क्या है। ठीक है, उसकी प्रकृति बता दो और उसके अलग अलग जो विषय क्षेत्र है वो क्या है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें नगरीय समाजशास्त्र की, तो नगरीय समाजशास्त्र क्या है? एक समाजशास्त्र की वो शाखा है जहां पे हम स्टडी करते हैं शहरों के बारे में, शहरी जीवन के बारे में, सामाजिक संबंध के बारे में कि शहरों के अंदर सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, सामाजिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं, नगरीकरण से जो भी आपके सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इसके अंदर हम एक पूरा साइंटिफिक स्टडी यहाँ पे करते हैं, यानी वैज्ञानिक अध्ययन, यानी विस्तारित रूप से हम अध्ययन करते हैं, वही आपका नगरीय समाजशास्त्र कहलाता है। तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के विकास के साथ साथ ना इस विषय का जो महत्व है वो भी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ये शहरी समाज की जो संरचना है, समस्याएं हैं, जीवन शैली है, इन सब में भी विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब हम हमारे एक मुख्य भाग पर आते हैं, आंसर की मेन बॉडी पे आते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट इसमें क्या बताया है, फिर से आपका नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ बताया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इजी करके आपको दिए डेफिनेशन ताकि आप समझ पाओ। तो देखो, नगरीय समाजशास्त्र की वो शाखा है शहरों में रहने वाले व्यक्तियों, समूहों, सामाजिक संस्थाओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों का ये अध्ययन कराती है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है कि शहरी वातावरण और व्यक्ति, परिवार और समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है ये जानना होता है। वहीं मैंने आपके जो अगले जो समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट ई पार्क, इन्होंने क्या बताया है शहरी नगरीकरण के बारे में। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने ये बताया कि सामाजिक प्रयोगशाला यानी आपका सोशल लेबोरेटरी जो है, ठीक है, वो इन्होंने इसको कहा है, यानी सामाजिक प्रयोगशाला कहा है किसको? शहर को। ठीक है, तो वही अगर हम लुईस की बात करें तो लुईस ने यहाँ पे शहरी जीवन की विशेषताओं का यहाँ पे एक वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत करा है। तो यहाँ पे मैंने एक जर्नल से नॉलेज के लिए आपका एक जो समाजशास्त्री है उनको यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं आंसर को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वही अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। तो नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे आपका वैज्ञानिक, गतिशील यानी आपका डायनेमिक, व्यवहारिक यानी आपका प्रैक्टिकल। नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, हम समझ पाते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, डायनेमिक यानी गतिशील है और प्रैक्टिकल भी है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन यानी आपका अवलोकन, सर्वेक्षण, ठीक है, साक्षरताकार, सांख्यिकीय विधियां, इन सब के माध्यम से ना शहरी समाज के बारे में आपको पता चलता है। यानी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यूज यानी आपका साक्षरता कार्ड ले सकते हैं, सांख्यिकीय विधियां यानी जितने भी आपके यहाँ पे मेथड्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं और फिर आप हम क्या कर सकते हैं? शहरी समाज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बहुविषय है। ठीक है, बहुविषय है, क्यों है? क्योंकि इसका जो संबंध है ना वो हमारा इकोनॉमिक से भी है। ठीक है, यानी आपका अर्थशास्त्र से भी है, भूगोल से भी है, राजनीतिक विज्ञान से भी है और जनसंख्या अध्ययन से भी है। तो बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ना इसका स्वरूप भी जो है वो लगातार यहाँ पे बदलता जा रहा है।
किस तरीके से बदल रहा है, क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, चलिए समझते हैं। तो देखो इसका जो नगरीय समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र जो है यानी स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी जो है वो क्या है कि नगरीय समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। यहाँ पे हमें नगरीकरण देखने को भी मिल रहा है, नगरीयता देखने को भी मिल रहा है, ठीक है, प्रवासन भी देखने को मिल रहा है और जनसंख्या वृद्धि भी देखने को मिल रही है। वहीं आपका आवास, शहरी परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति, सामाजिक स्तरीकरण, इन सब का अध्ययन भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ना हमें कुछ समस्याएं देखने को भी मिल रही है शहरों के अंदर, जैसे आपकी झुग्गी झोपड़ियां है यानी स्लम एरिया जो है, अर्बन पॉवर्टी यानी आपकी गरीबी जो है, बेरोजगारी, अपराध, प्रदूषण, यातायात, पर्यावरण और शहरी नियोजन, ये सब क्या है, इसके महत्वपूर्ण अंग है और इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी हमें देखने को मिल रही है। तो वही इन समस्याओं को समझने के लिए कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने आपके जो समाजशास्त्री हैं उनको यहाँ पे एड ऑन करा है, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे बताया है कि बड़ी जनसंख्या और अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो सामाजिक विविधता शहरी जीवन को यहाँ पे ये क्या करती है, विशिष्ट बनाती है। तो कुछ ये यहाँ पे समाजशास्त्री जो है उनका मैंने यहाँ पे योगदान बताया है। वही अगर हम लास्ट पॉइंट की हमारे बात करें तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या महत्व है। तो देखो भारत में ना तीव्र नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन जो है, इसके कारण महानगरों का विस्तार तो हो रहा है, ग्रामीण शहरी प्रवासन, उद्योगीकरण, इन सबका तेजी से विकास तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आवास की कमी है, ठीक है, ट्रैफिक जाम जो है, प्रदूषण जो है, झुग्गी झोपड़ियां जो है, शहरी गरीबियां जो है, ये भी निरंतर जो है आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। भारत के संदर्भ में इसका ये महत्व है। तो नगरीय समाजशास्त्र जो है आपका इन समस्याओं के कारण ना प्रभावी शहरी नियोजन और आपका सामाजिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ये देता है। तो वही अगर हम उदाहरण से समझे तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे जितने भी आपके महानगर है, इसमें बढ़ती जो आपकी जनसंख्या, प्रवासन है, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं हैं, मेट्रो रेल है, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार जो है, प्रदूषण, नगरीय समाजशास्त्र के जो अध्ययन है, ये सब हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल एड ऑन करा है। वही हम बात करते हैं यहाँ पे इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि नगरीय समाजशास्त्र जो है आपका आधुनिक समाज को समझने की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शाखा है। ये आपके शहरों की सामाजिक संरचना, संबंधों, समस्याओं तथा विकास का समग्र अध्ययन करती है और वर्तमान में संतुलित एवं शहरी सतत शहरी विकास जो है, प्रभावी नीति निर्माण जो है और नागरिकों के जीवन में सुधार के लिए भी इसका जो महत्व है वो अत्यंत आवश्यक यहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये आपके 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जिनको अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो आप अपना एग्जाम का जो 90% जो पार्ट है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स बनाए। अगर आपको और भी यहाँ पे जो नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा अपना पेपर कोड, यहाँ पे आपको कौन से पेपर कोड से यहाँ पे जो आपका जो पेपर कोड है वो किस पेपर कोड के यहाँ पे आपको नोट्स चाहिए हैं, ठीक है। वही आपका जो कोर्स कोड है वो क्या है, यानी आप पीजी कर रहे हैं या आप यूजी कर रहे हैं इग्नू से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपका जो पेपर कोड है वो क्या है। एक पूरा उसमें डिटेल में कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, क्लियर हुआ हो आपका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आपको नोट्स भी अगर अच्छे लगे हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप अपना पेपर कोड हमें कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आपके पेपर कोड को भी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और साथ में ये जो आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे और साथ ही साथ आप चैनल को जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोट्स जो है और सभी वीडियोस के जो इंफॉर्मेशन जो है आपको टाइम पे यहाँ पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।